हेलो एवरीवन। सो हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं और थर्ड चैप्टर में अब जो नेक्स्ट टॉपिक आया है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, कल हमने अजम्पशंस किए थे, आज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करेंगे। टोटल 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है जो मैं टी.एस. गरेवाल की बुक से रेफर कर रही हूँ। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में क्या है, पहला वाला है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी और सेपरेट एंटिटी। मतलब इसके 3 नाम हैं, हम तीनों नामों से जानते हैं। कोई इसे अकाउंटिंग एंटिटी बुलाता है, कोई बिजनेस एंटिटी बुलाता है या कोई सेपरेट एंटिटी बुलाता है। ठीक है, तीनों नाम का मतलब एक ही प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल की खास बात क्या है हम उसे समझेंगे। बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने लेक्चर्स में कि बिजनेस को हम उसके ओनर से अलग ट्रीट करते हैं। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। अगर ये एक होटल है, ठीक है, ये एक होटल है, कोई 4 स्टार होटल, 5 स्टार होटल कोई है, ठीक है, तो इसका जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो इस होटल का ट्रांजैक्शन होगा। फाइन, वो इस होटल का पर्सनल ट्रांजैक्शन है, ओनर इससे अलग है। इसका ओनर मान लो कोई मिस्टर कपूर है, ठीक है, सो मिस्टर कपूर इज एंटायरली डिफरेंट एंड सेपरेट फ्रॉम दिस होटल बिजनेस। फाइन, मिस्टर कपूर का इन्वेस्टमेंट लगा है इस बिजनेस में, पर ये और ये 2 अलग अलग लोग हैं। ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। ठीक है, तो होटल और बिजनेस और बिजनेस पर्सन यानी ओनर, ये 2 सेपरेट एंटिटी हैं, 2 अलग एंटिटी हैं। फाइन, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। हम जो अकाउंट्स बनाते हैं, जो हम प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, वो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाते हैं, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। फाइन, हम इसके लिए बनाएंगे अकाउंट्स, इनके लिए नहीं। हाँ, इसके प्रॉफिट लॉस निकालने से इनको भी कुछ फायदा होगा, लेकिन बनाएंगे हम इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइन, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अकाउंट्स बनेंगे वो इस होटल के नाम पे बनेंगे, ना कि मिस्टर कपूर के नाम पे बनेंगे। ठीक है, और थर्ड क्या है, ओनर्स आर कंसिडर्ड क्रेडिटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल। ओनर्स को क्रेडिटर भी माना जाता है। क्रेडिटर क्या होता है, बताया था मैंने बिजनेस टर्म्स में कि जिसको बिजनेस को पैसे देने हैं, बिजनेस के ऊपर मान लो ये होटल है, इसको अभी किसी मिस्टर टिबड़ेवाल को पैसे देने हैं, ठीक है, मिस्टर टिबड़ेवाल को 5 लाख रुपए देने हैं इस होटल बिजनेस को, मतलब ये इन्हें पैसे देगा। ठीक, तो ये क्रेडिटर है। फाइन, यानी जिसने भी इसे उधार दे रखा है वो इसका क्रेडिटर है। तो ओनर भी क्रेडिटर होता है कहाँ तक, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल। जितना कैपिटल लगाया है उतने तक, 20 लाख का कैपिटल लगाया है तो 20 लाख के एक्सटेंट तक, जितना भी कैपिटल लगाया है उतने तक ओनर भी क्या होता है, क्रेडिटर होता है। तो इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, या तो अकाउंटिंग एंटिटी बोल सकते हैं, बिजनेस एंटिटी बोल सकते हैं, या सेपरेट एंटिटी। क्वेश्चन किसी भी नाम से आ जाए, मतलब एक ही है। फाइन, ये हो गया आपका पहला प्रिंसिपल। अब आते हैं सेकंड वाले पे। प्रिंसिपल्स के बस कॉन्सेप्ट को समझना है आपको, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है। इसके बेसिस पे खूब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा याद रहने चाहिए। मनी मेजरमेंट, भाई ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ और इसके शॉर्ट्स भी हैं हमारे चैनल पे, तो आप इसके शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट पैसा। ठीक है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बिजनेस का, अकाउंट्स का। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हम सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो हम मनी में मेजर कर सकते हैं। जो भी चीजें
मनी में मेजर हो सकती हैं ओनली दोज थिंग्स दैट कैन बी measured in money। सिर्फ वही और वही ट्रांजैक्शंस जाएंगे अकाउंट्स में जो मनी में मेजर हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, एक कोई ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें 10,000 रुपये कैश के थे, ठीक, 10,000 रुपये कैश के थे और उसमें 6 ट्रक 6 टन रॉ मटेरियल, ठीक, 6 टन रॉ मटेरियल और कुछ 10,000 स्क्वायर फीट लैंड, ये सब कुछ है बिजनेस के पास। किसी एक बिजनेस के पास क्या है, ये सब चीज है। इनमें से अगर कोई भी चीज ऐसी हो जो हम मनी में मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको अकाउंट्स की बुक में मेंशन नहीं करेंगे। अगर हम इन सबको मनी में मेजर कर सकते हैं तो ही वो चीज अकाउंट्स की बुक में जाएगी या फाइनल स्टेटमेंट बनाने में या प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में जाएगी। ठीक है, तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? इट्स ऑल अबाउट पैसा। एवरीथिंग इज पैसा। जो पैसा है वही मैं देखता हूँ, अदरवाइज नहीं देखता हूँ। ठीक है, तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नाउ थर्ड इज accounting period principle। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या होता है? पीरियड कहाँ से आ गया भाई अकाउंटिंग में? अभी तो बात हुई थी कि कोई ऐसा ड्यूरेशन नहीं, हम बिजनेस क्यों खोलते हैं? हमने एग्जामिशन में पढ़ा था कि हम बिजनेस खोलते हैं ताकि वो सालों साल चलता रहेगा। हम बिजनेस को 5 साल 10 साल चलाने के लिए नहीं खोलते हैं, है ना? तो अब यहाँ पे ये क्यों रेस्ट्रिक्शन क्यों? हमें बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए उसकी पूरी लाइफ को, मान लो बिजनेस की लाइफ यहाँ से शुरू हुई और चलते ही जा रही है, ठीक है, अभी वो एंड हुई नहीं है और ना होने की कोई संभावना है। अब हम क्या करेंगे भाई? हम अगर प्रॉफिट लॉस नहीं निकालेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या करना है हमें आगे? हमें लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पूरी लाइफ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। ठीक, हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। जनरली ये छोटे छोटे टुकड़े कितने दिन के होते हैं? 1 ईयर की। नॉर्मली स्टैंडर्ड वे में हर बिजनेस अपने अकाउंट्स को 1 ईयर के लिए बनाता है, तो ये छोटे छोटे टुकड़े किस में डिवाइड होते हैं? 1 ईयर में। ठीक, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल यही बोलता है कि बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, प्रॉफिट लॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बिजनेस को, पूरे बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे ड्यूरेशन में डिवाइड करना होगा और छोटे ड्यूरेशन के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। तो हम 1 ईयर के लिए क्या क्या बना लेते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं और बैलेंस शीट बना लेते हैं। ये दोनों चीज क्या होता है? ये दोनों चीज फाइनल स्टेटमेंट होता है ना, फाइनल 1 साल का पूरा फाइनल रिपोर्ट कार्ड होता है ना, कि पूरे साल में बिजनेस ने कितना अच्छा किया है या कितना खराब किया है। फाइनल रिपोर्ट कार्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये हमें हर साल बनाना पड़ेगा। यही होता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। फाइन। देन नेक्स्ट इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। Next is full disclosure principle। अब इसका मतलब क्या होता है भाई? What is full disclosure? What does it mean? Full disclosure का मतलब होता है everything related to business
which can affect the financial statement, should be disclosed clearly. हर वो चीज, हर वो ट्रांजैक्शन, एवरीथिंग में आप एवरी ट्रांजैक्शन ले सकते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन, हर वो ट्रांजैक्शन जिसका बिजनेस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लियरली अंडरस्टैंडिंग आ सकती है, वो सारी चीजें क्लियर डिस्क्लोज करनी चाहिए, साफ बताना चाहिए विदाउट एनी कंफ्यूजन। फाइन। अगर किसी बिजनेस में टर्नओवर बहुत कम आया है, लो टर्नओवर है, तो उसका क्या रीजन रहा, पूरे साल में क्या इफेक्ट रहा, वो क्लियरली रीजन इसका डिस्क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि हर चीज जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस पे इफेक्ट पड़ सकता है, उसे बिजनेस को क्लियरली डिस्क्लोज करना चाहिए। क्योंकि आगे कौन देखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? इन्वेस्टर्स, कितने सारे यूजर्स होते हैं जो देखते हैं और उनके लिए वो हेल्पफुल होता है। तो इसलिए हमें सारी इंफॉर्मेशन को क्लियर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ओके, देन materiality principle. Next is materiality principle. What is materiality principle? बिजनेस में मटेरियल क्या है? सॉरी materiality principle. Fine. So what is materiality principle? This principle refers to the relative importance of an item or an event. पहली बात तो इस प्रिंसिपल में क्या चीज है? रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और एन इवेंट। रिलेटिव इंपॉर्टेंस का क्या मतलब है? रिलेटिव इंपॉर्टेंस का बड़ा सीधा सा मतलब है, आप कंपैरिजन मोड में आ जाते हो। जैसे किसी बिजनेस ने कोई बहुत छोटा सा दुकान है, बहुत छोटी सी शॉप है कोई सड़क के नुक्कड़ पे, ठीक, वो शॉप डेली का 200-400 रुपए सेल कर लेता होगा, ठीक। एक दिन उस शॉप में 10,000 रुपए की सेल हो गई अचानक से, ठीक। कितने की हो गई? 10,000 रुपए की। ये इस शॉप के लिए, मान लो ये शॉप क्या है? ए है। इस शॉप के लिए 10,000 की सेल बहुत बड़ी बात है, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए, इस बिजनेस के लिए 10,000 रुपए का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक। अब इस 10,000 रुपए का इंपॉर्टेंस क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए होगा? डज इट रियली मैटर्स फॉर रिलायंस इंडस्ट्री कि भैया 10,000 रुपए की सेल हुई है? होगा। अगर इस 10,000 के आगे आप करोड़ लगा दो तो शायद होगा, है ना। लेकिन अगर सिर्फ 10,000 की बात करें तो अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय मुकेश अंबानी को फोन करेंगे, सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डील, 10,000 रुपए की डील एंड यू हैव टू कम। व्हाट मुकेश अंबानी विल से? अज्यूम शट अप, राइट। सो 10,000 इसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है, कि इसके लिए मुकेश अंबानी चल के आएंगे, शायद उनका एम्प्लॉय भी ना चल के आए, इफ यू हैव टू पे अदरवाइज गो। पर इसके लिए बहुत मेहनत मायने रखता है, ये इसके लिए एक्स्ट्रा 4 एफर्ट करेगा कि इसे एक दिन में 10,000 की सेल हो। तो ये क्या हो गया? ये रिलेटिव इंपॉर्टेंस हो गया। सेम चीज का सेम इंफॉर्मेशन, मान लो इसमें सिर्फ मनी नहीं, इंफॉर्मेशन आ सकता है, कोई सामान आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है।
इसके लिए बहुत इसके मनी की जगह पे अगर आप कोई लैंड ले लो, ठीक है, अब वो लैंड का बहुत छोटा सा टुकड़ा है, बहुत छोटा, मान लो वो 100 स्क्वायर फीट है खाली, ठीक, 100 स्क्वायर फीट है, इसके लिए तो मैटर करता है, इसके लिए क्या मैटर करेगा, वो क्या करेगा वो 100 स्क्वायर फीट में, इतनी छोटी सी जगह पे ही कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट। तो इसके लिए यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई और इनके लिए नहीं है, तो ये क्या है, ये रिलेटिव इंपॉर्टेंस है, फाइन। अब मटेरियल किसको माने, आप मटीरियलिटी प्रिंसिपल में मटेरियल किसको माने, that would be treated as material, that would be considered as material if the information or knowledge would influence the decision, knowledge would influence the decision of investor, देखो क्या बात है ये, दैट वुड बी कंसिडर्ड, क्या चीज है मटेरियल, कि जिसकी खबर से इन्वेस्टर का डिसीजन बदल सकता है। अभी मैं उसी लैंड की बात करूं, उसी 100 स्क्वायर फीट लैंड की बात करूं, तो जो ये बिजनेस था, ए लिमिटेड करके छोटा सा बिजनेस, ठीक है, इसके पास अगर ये 100 स्क्वायर फीट जमीन हो, तो ये लोगों को क्या बताएगा, जो इनके इन्वेस्टर्स हैं, कि भाई मेरे पास ये है, तुम थोड़ा सा पैसा लगाओ, मैं और इसको ग्रो करूंगा, मेरे पास काफ़ी चीज़ें और भी है और ये ज़मीन भी है, तो मैं इसको और ग्रो करूंगा, ठीक है। तो इसकी इंफॉर्मेशन से इसके इन्वेस्टर जो हैं उनको फर्क पड़ता है। पर यही 100 स्क्वायर फीट अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज बताए कि भाई ये नई ज़मीन है कहीं पर और ये 100 स्क्वायर फीट है हमारे पास, क्या इनके इन्वेस्टर्स को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 100 स्क्वायर फीट उनके लिए कुछ नहीं है, उन्हें लगेगा ये क्या बकवास चल रहा है, 100 स्क्वायर फीट के लिए हम इतने करोड़ रुपए तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं। तो इनके लिए ये चीज़ मटेरियल नहीं है और इनके लिए है। समझ आ गई? That would be considered as material if the information or knowledge would influence the decision of investor। अगर influence कर पाए तो वो ही चीज मटेरियल है। Okay, next is prudence principle। What is next is प्रूडेंस प्रिंसिपल। अब ये क्या है भाई, कैसे नए नए नाम आ रहे हैं ना, प्रूडेंस प्रिंसिपल। इसको हम कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिज्म। क्यों बोलते हैं? कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? रूढ़ी बात होता है ना, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि भाई तुम्हारे पास जो भी प्रॉफिट आने वाले हैं ना, और अभी आए नहीं है लेकिन आने वाले हैं, ठीक है, उसका तुम ज्यादा गुणगान मत करो, उसका ज्यादा बखान मत करो। लेकिन जो लॉस होने वाला है, हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है, वो पहले ही बता दो मुझे, ठीक है। यानी कि जो प्रॉफिट फ्यूचर में होने की संभावना है वो आप तब तक नहीं मानोगे जब तक वो हो ना जाए, और लॉस जो फ्यूचर में होने की संभावना है, अगर उसकी इतनी सी भी संभावना है तो आप उसको पहले ही मान के बैठ जाओगे, पहले आप उसके लिए एक प्रोविजन बना दोगे, ठीक है, एक प्रोविजन बना दोगे कि भाई इतने रुपए का लॉस हो सकता है। आ रही बात समझ में? इसको ये प्रिंसिपल
का सीधा सा डेफिनेशन जो कहता है वो ये है कि डू नॉट anticipate for profit but for all possible losses create a provision. फाइन। मतलब पहले से किसी भी प्रॉफिट को आप मान के नहीं चलोगे, लेकिन जो भी पॉसिबल लॉसेस है उनके लिए पहले से प्रोविजन बना दो। पॉसिबल लॉसेस क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं पॉसिबल लॉसेस? जैसे कंपनी ने किसी को उधार दे रखा है कुछ रॉ मटेरियल, ओके, कुछ रॉ मटेरियल उधार दे रखा है 50,000 रुपए का, ओके, और जिसको दिया है उधार अब वो कंपनी जो बंद होने के कगार पे आ गई है, ठीक है। अभी तक इसको दिया है, मान लो कि ये अभय है ओनर उस बिजनेस का और इसको उधार दे रखा है 50,000 का माल, ठीक है। अभय है प्राइवेट लिमिटेड, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, तो 50,000 रुपये दे रखा है। अभी तक अभय क्रेडिटर था कंपनी का, पर अब समझ में आ रहा है कि इनकी कंपनी में ताला लगने वाला है, ये बंद होने वाली है और इनका मतलब काम चल नहीं रहा है, ये खत्म होने वाले हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि 50,000 रुपये हमारे डूब गए। क्या हो गए? डूब गए। तो हम क्या मानेंगे इसको? भाई अभी हुए नहीं है, हम मान के चलेंगे कि ये डूबने वाले हैं, तो हम इसके लिए क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट। हम पहले ही मान लेते हैं कि भाई ये हो सकता है कि डूब जाए, उसके लिए हम पहले ही ये प्रोविजन बनाकर रखेंगे। फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 6 हो गए। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं। वो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, और इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसके हिसाब से क्या होता है? इसके हिसाब से एसेट्स should be measured at their original cost paid at the time of purchase, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम जो रिपोर्ट कार्ड आप बनाने वाले हैं उस टाइम पे एसेट्स आपको किस अमाउंट पे मेजर करना है? जिस पे आपने खरीदा था वो एसेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीनरी खरीदी थी, उस टाइम पे वो मशीनरी आपने खरीदी थी 5 लाख की। कितने की? 5 लाख की। भैया 2 और 4 साल बाद आप फाइनल अकाउंट बना रहे हो, तो 4 साल बाद वो मशीनरी का प्राइस क्या होता है? घटते डेप्रिसिएशन होता है ना। मशीनरी, कोई भी मशीन क्या होती है, आप जब कार खरीदते हो वापस से बेचते हो तो सेकंड हैंड हो जाती है ना, वो वैसी मशीनरी भी सेकंड हैंड हो जाती है, तो डेप्रिसिएशन लगता है, तो यानी इसकी प्राइस कम हो जाती है। तो 4 साल बाद उसकी प्राइस अब मार्केट में तो 2 लाख रुपए ही है ना। लेकिन जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाओगे तो उसमें आप मशीनरी का प्राइस क्या दिखाओगे? 5 लाख ही दिखाओगे, आप 2 लाख नहीं दिखाओगे। या आपने कोई लैंड खरीदा था, वो लैंड आपने खरीदा था 7 लाख का, अब 4 साल बाद उस लैंड की कीमत हो गई 10 लाख। भाई लैंड की प्राइस तो बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी आप उसको कितने पे दिखाओगे? 7 लाख पे, ठीक है। तो मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट है, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, उसी को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज
नेक्स्ट इज मैचिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट। चलो ये वाला अभी हमने 6 तक पढ़ा है, 7 से लेके 11 तक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फाइन, ठीक है, थैंक यू।